हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कमान क्षेत्र विकास। ये सेकंड सेमेस्टर में प्रादेशिक नियोजन में 4th यूनिट का टॉपिक है। तो आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1974-75 में प्रारंभ किया गया। सृजित सिंचित क्षमता और उसके वास्तविक उपयोग के अंतर को कम करना इसका मूल उद्देश्य था। क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित यह कार्यक्रम बड़ी एवं मंझोली सिंचाई परियोजना पर लागू है। इस कार्यक्रम की पुनर्संरचना 1 अप्रैल 2004 को की गई तथा इसका नया नाम कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम को पहली बार 60 बड़ी तथा छोटी परियोजनाओं में के रूप में आरंभ किया गया। इनमें इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र भी सम्मिलित है। बाद में इसका विस्तार 13 राज्यों के 110 जिलों तक किया गया, जिसके अंतर्गत 150 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि शामिल है। इसके अंतर्गत आज 310 सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका कुल सिंचित कमान क्षेत्र लगभग 28.45 मिलियन हेक्टेयर है। कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य वो हम देखते हैं कि क्या क्या हैं। तो उसके मुख्य उद्देश्य हैं, बड़े और प्रभावी किसानों की वजह से कुछ छोटे किसान और सीमांत किसानों को जल की समय पर आपूर्ति नहीं हो पाती थी। इस समस्या के समाधान के लिए बाराबंदी नामक सिंचाई जल वितरण की चक्रीय प्रणाली को लागू किया गया है, जो पंचायत समितियों की सहायता से संपन्न होती है। दूसरा है, जल की चोरी रोकने के लिए और सिंचाई के प्रभावी उपयोग के लिए खेतों में छोटी नालिकाओं की व्यवस्था करना। इस प्रकार के नालिका विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 50% तक की सहायता प्रदान की जाती है। तीसरा है, सिंचाई जल के समरूप वितरण के लिए भूमि का सही ढंग से समतलीकरण करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। इसका चौथा उद्देश्य है, उपयुक्त फसल पद्धति, मृदा उर्वरता को बनाए रखने एवं कृषि के नई तकनीकों को उपयोग में लाने संबंधी किसानों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, ये भी इसका उद्देश्य था। और पांचवा उद्देश्य है, किसानों को ऋण, बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि सही समय और उपयुक्त मात्रा में प्राप्त हो सके, इसके लिए एक योजना बनाना। चक सड़कों का निर्माण करना। और अगला इसका उद्देश्य है, पशुपालन, वानिकी, मुर्गी पालन, वितरण और विपणन संबंधी बातों पर बल देना। इसका अगला उद्देश्य है, कृषि विविधीकरण, सहभागिता तथा सहभागिता आधारित सिंचाई प्रबंधन का विकास करना। तिलहन, दलहन एवं हरित उर्वरक वाली फसलों पर बल देना। और इसका अगला उद्देश्य है, जल जमाव वाले क्षेत्रों को उपयोगी बनाना और किसानों को स्वीकार्य प्रदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करना। तथा इसका एक और उद्देश्य है, जल ग्राहकों की मरम्मत, नवीनीकरण तथा पुनर्स्थापना करना। अब इसके बाद हम कमान क्षेत्र विकास का एक बहुत ही फेमस उदाहरण है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके बारे में जानेंगे। तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 1974 में लागू किया गया। इस कार्यक्रम के कुछ उद्देश्य थे जो इस प्रकार हैं। इसमें पहला है, नहर जल की चोरी को कम करना। सिंचाई जल की चोरी न सिर्फ संसाधन के इच्छित और निर्दिष्ट क्षेत्र में उपयोग में बाधा पैदा करती है, बल्कि इससे जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न होती है। दूसरा उद्देश्य था, सामाजिक सुविधाओं एवं अधोसंरचनाओं की उपलब्धि। कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में किसानों के लिए आम जन सुविधाओं तथा सड़क, भंडारण और विपणन से जुड़ी आधारभूत संरचना का विकास अत्यावश्यक था। इसकी तीसरा उद्देश्य है, पवन अपर्दन नियंत्रण। पवन द्वारा किए जाने वाले अपर्दन से नहरों में गाद के जमाव की समस्या न उत्पन्न हो, इसके लिए
इस प्रकार के अपरदन पर नियंत्रण करना भी इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य बना। और नहरों का स्तर, यह नहर मरुस्थलीय और बलुई क्षेत्र से गुजरती हैं। यहाँ जल के रिसाव और जमाव की समस्या थी। इस समस्या के समाधान के लिए नहरों के अंतर्लेप की उत्तम व्यवस्था, जैसे स्तर की उचित व्यवस्था करना आवश्यक था। इसका 5वां उद्देश्य है भू अर्जन, भूमि का समतलीकरण एवं निम्नीकृत भूमि को अर्जित करना इसका एक अभिन्न अंग था। इसका 6वां उद्देश्य है वन रोपण तथा चारागाह विकास, नहर और इसकी वितरणकारी छोटे नहरों पर वृक्षारोपण तथा चारागाह का विकास न सिर्फ बालुका स्तूपों को स्थायित्व प्रदान करते हैं, बल्कि इससे वानिकी और पर्यावरण को भी एक नया बल मिलता है। इस कार्यक्रम ने न सिर्फ उक्त क्षेत्र के कृषि उत्पादन में उच्च वृद्धि की, बल्कि वहाँ की फसल पद्धति और फसल चक्रण में भी परिवर्तन का बीजारोपण किया। नहर जल के उपलब्ध होने से किसानों द्वारा अब गेहूं, जौ, मूंगफली, सरसों, फल तथा सब्जियों की खेती प्रारंभ की गई। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम द्वारा उक्त प्रदेश में किसानों को समृद्धि प्रदान की गई तथा उन्हें एक नई फसल पद्धति भी प्राप्त हुई, लेकिन इसने यहाँ कई प्रकार की पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक समस्याओं को भी जन्म दिया। जल जमाव, भूमिगत जल के स्तर का ऊपर चढ़ना आदि यहाँ की आम समस्याएं हैं। मलेरिया की रोकथाम यहाँ के लिए एक अत्यावश्यक कार्य बन गया। अब इसके बाद हम देखेंगे जल विभाजक प्रबंधन, जो कि इसी कमान क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो जल विभाजक प्रबंधन, वाटरशेड एक जलीय इकाई है। इसमें जिसमें अतिरिक्त जल एक सामान्य निकास से बहकर निकाला जाता है। इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। इसमें भूमिधारक एवं भूमिहीन दोनों प्रकार के लोग शामिल होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति भिन्न होती है तथा अन्य विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। जल एक अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह न सिर्फ मानव की मूलभूत आवश्यकता है, बल्कि इसका वाणिज्यिक महत्व इसे एक बहुमूल्य राष्ट्रीय परिसंपत्ति बनाता है। यही कारण है कि इसका न्यायोचित, दक्ष एवं इष्टतम दोहन एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब जो ये जल संसाधन जो है उसकी क्षमता हम देखें कि भारत में कितनी है। देश की औसत जल उपलब्धता के मतलब 1869 में 1869 बिलियन घन मीटर ये उसका अनुमान लगाया गया है, जिसमें से उपयोग के लायक जल की मात्रा 1123 बिलियन घन मीटर है। ठीक है। और राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1951 के अनुसार 5167 घन मीटर से घटकर अब कितनी हो चुकी है, 1820 घन मीटर हो चुकी है। इसके अतिरिक्त देश की जल उपलब्धि जल द्रोणियों, अपवाह क्षेत्र एवं जल विभाजकों के अनुसार काफ़ी असमानता भी प्रदर्शित करती है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन द्वारा देश के जल विभाजकों का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार देश में कई आकार के जल विभाजक हैं, जिसके अंतर्गत है द्रोणियाँ, अपवाह, उप अपवाह और जल विभाजक। भारत में 35 नदी द्रोणियाँ हैं और 112 अपवाह और 500 अपवाहें हैं। ठीक है। और 3200 जल विभाजक हैं। नियोजन एवं विकास की दृष्टि से देश 3200 जल विभाजकों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर इस प्रकार से वर्गित किया गया है। ठीक है। जिसमें से मिनी जल विभाजक इसके अंतर्गत आएगा 1000 से लेके 10,000 हेक्टेयर। व्यष्टि जल विभाजक इसमें आएगा 100 से लेके 1000 तक। और मिनी जल विभाजक इसके अंतर्गत 1 से लेके 100 हेक्टेयर तक आएगा।
जल विभाजक प्रबंधन वास्तव में जल संसाधन के उपयोग करने का एक विस्तृत कार्यक्रम है जो विकास एवं धारणीयता के विभिन्न क्षेत्रों और पहलुओं से संबद्ध है। जल संसाधनों का संरक्षण करने एवं उन्हें बढ़ाने, बाढ़ से रोकने, तालाबों के निर्माण को कम करने तथा वर्षा के जल का संचयन करना, इस प्रकार सूखे की स्थिति से निपटा जा सके तथा स्थानीय लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा को सुधारने के लिए कुटीर एवं लघु उद्योगों के लिए संशोधन का दोहन किया गया। कृषि उत्पाद एवं उत्पादकता में वृद्धि की गई। उद्योग एवं संबद्ध गतिविधियों का प्रोत्साहन, सामाजिक वानिकी द्वारा अतिरेक आय की उपलब्धि, मृदा अपरदन पर नियंत्रण, कुटीर उद्योग का विकास, अतिरेक रोजगार सृजन, उपलब्ध स्थान की खुशहाली तथा पारिस्थितिकी इत्यादि। ठीक है। और जो राष्ट्रीय जल नीति है ना, राष्ट्रीय जल नीति 2002 का मुख्य बल एकीकृत जल संसाधनों पर था। क्यों था ये इसका मुख्य बल एकीकृत जल संसाधन पर? क्योंकि उपलब्ध सतही और भौम जल का अनुकूलतम और धारणीय उपयोग हो सके और एक विकसित सूचना तंत्र की स्थापना की जा सके। ठीक है। जल के संरक्षण तथा मांग का प्रबंधन किया जा सके और पर्याप्त प्रशिक्षण एवं अनुसंधान पर ध्यान दिया जा सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। थैंक यू।